सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीपक सर हिस्ट्री पर। मैं दीपक यादव और आप हैं मेरे साथ। इस सेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नालंदा यूनिवर्सिटी पर चर्चा करने के लिए। ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट पेपर में और आपके सेकंड पेपर सब्जेक्ट में दोनों ही में बराबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में जो हायर एजुकेशन है उसमें हमको प्राचीन भारत के सारे शैक्षिक केंद्र पढ़ने हैं और निसंदेह सब्जेक्ट में तो वो महत्वपूर्ण है ही। तो हमें दोनों पेपर के पर्पज से नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ना है पूरा कंटेंट, और मुझे नहीं लगता कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर अगर कंटेंट जाता है तो वो सामान्य कहीं भी किसी जगह आपको मिल जाएगा। तो हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं कि कहां से ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और किस तरह से ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ी। सबसे पहले तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बुकानन उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर जो बड़गांव के आधार पर नालंदा की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और यहां पे नियमित उत्खनन प्रारंभ करवाने वाले कौन थे? स्पूनर थे। ये तीनों चीजें सीधी सीधी फैक्ट हैं, आपको ये सीधी सीधी ही याद रखनी पड़ेंगी। स्पूनर ये वही पुरातत्वविद है जिन्होंने पुराणों का ऐतिहासिक महत्व जो है वो उजागर किया था, जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि जो हम पुराण पढ़ते हैं वो ना केवल धार्मिक तरह की विषय वस्तु है वरन वो इतिहास के पर्पज की चीज है। तो वो बताने वाले पहले व्यक्ति भी कौन ही थे? स्पूनर ही थे। तो इन तीन लोगों का प्रमुख रूप से योगदान रहा नालंदा के प्रकाश में आने में। सबसे पहले बुकानन का, फिर उसके बाद बड़गांव के आधार पर 1864 में खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ये जरूर याद रखना है। पहला पुरातत्व विभाग जो स्थापित हुआ था 1861 में, वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में ही स्थापित हुआ था। इसीलिए भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको माना ही जाता है? एएसआई का जनक कनिंघम को ही माना जाता है। और स्पूनर ने यहां पर नियमित रूप से उत्खनन शुरू करवाया था। अब नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो कई विषय क्षेत्र में नालंदा की प्रसिद्धि थी। स्वाभाविक सी बात है। मैंने पिछला सेशन जो तक्षशिला का बताया था वहां भी मैंने लास्ट में यही कहा था कि एक वक्त आया कि तक्षशिला जो है वो हुणों के जब आक्रमण हुए तो लगातार वो आक्रमणों को झेल नहीं पाया, और फायान जो है वो तक्षशिला का उल्लेख नहीं करता, तक्षशिला की कोई प्रसिद्धि नहीं बताता। तो स्वाभाविक सी बात है तक्षशिला का पतन होने लगा था और उसका स्थान किसने ले लिया था? गुप्त काल में नालंदा ने उसका स्थान ले लिया था। अब नालंदा जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, खगोल विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, गणित की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, दर्शन, चिकित्सा और व्याकरण, इन सारे क्षेत्रों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में कौन सा हुआ करता था? नालंदा हुआ करता था, इन सारी शिक्षाओं के लिए। यहां तक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर सीधा फैक्ट बनाए कि नालंदा की खोज किसने की थी तो खोज करने वाले कौन थे? कनिंघम थे। रेणु, दीपक, अलका, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो बौद्ध विहार हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान जो हुआ करते थे, वो प्राचीन भारत में प्रमुख शैक्षिक केंद्र भी हुआ करते थे। तो नालंदा में पहला बौद्ध विहार जो है वो 450 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और वो किसने स्थापित करवाया था? गुप्त शासक कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने वो पहला विहार स्थापित करवाया था। इसीलिए ऐसा नहीं है कि पूरे नालंदा का स्ट्रक्चर ही कुमार गुप्त ने तैयार कर दिया था, लेकिन चूंकि नालंदा में पहला विहार कुमार गुप्त ने स्थापित करवाया था, इसीलिए नालंदा का संस्थापक किसको माना जाता है? तो कुमार गुप्त को नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक माना जाता है। हालांकि बाद में जो उत्तर गुप्त काल आया उसमें कई शासकों का नालंदा के विकास में योगदान रहा, और आपके इस बार के नेट के एग्जाम में भी नालंदा से क्वेश्चन आया था। पाल शासक देवपाल ने बालपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा को गांव दान दिए थे। तो वो सारी चर्चा हम इस सेशन में करने वाले हैं। मुझे मतलब जहां तक मैं समझता हूं, इसके अलावा देखो पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, रिसर्च की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मुझे लगता है कि इससे आगे आपको नालंदा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। तो जो उत्तर गुप्त काल आता है उसमें बुद्धगुप्त,
तथागत गुप्त और नरसिंह गुप्त बालादित्य जो थे, उन्होंने नालंदा में विहारों का निर्माण करवाया था। कुल मिला के कुमार गुप्त ने जो स्थापना करवाई थी नालंदा की, उसे लगातार उत्तर गुप्त काल में भी गुप्त शासकों ने आगे बढ़ाया। ये तो हो गई स्थापना की बात। अब नालंदा की कुछ चीजें, आज जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी शुरुआत कहां से होती है? नालंदा से होती है। और ये पूरा रेजिडेंशियल था, पूरी तरह से कैसा विश्वविद्यालय था? आवासीय विश्वविद्यालय था। तो पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की कौन सी मानी जाती है? तक्षशिला मानी जाती है। लेकिन दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? नालंदा पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा का पुस्तकालय जो था वो धर्मगंज कहलाता था, और वो इतना विशाल पुस्तकालय था कि उसमें 90 लाख के आसपास तो पांडुलिपियां थी। 90 लाख के आसपास पांडुलिपियां थी। और ये पुस्तकालय 3 भवनों में संचालित होता था, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। ये 3 भवनों में नालंदा का पुस्तकालय संचालित होता था। यहां से भी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये तीनों में से कोई सी चीज पूछी हुई है, शायद इस तरह से पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा नालंदा के पुस्तकालय के भवनों में नहीं था? तो नालंदा का जो पुस्तकालय था वो क्या कहलाता था? धर्मगंज कहलाता था। और वो इन 3 भवनों में संचालित होता था, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। इन 3 भवनों में नालंदा यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय संचालित होता था। अब बात करते हैं नालंदा के बारे में, कौन क्या विवरण देता है। चूंकि भारत में फाहियान से वो दौर शुरू हुआ था कि चीनी यात्री आए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का प्रसार जो है वो विदेशों में हुआ था, और प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में, जिसे हम बृहत्तर भारत टॉपिक पढ़ते हैं, द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में राधा कुमुद मुखर्जी ने जो ये बृहत्तर भारत शब्द दिया था कि जिन जिन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ, उनमें से प्रमुख रूप से हम जो पढ़ते हैं वो एक तो मध्य एशिया, एक पूर्वी एशिया और एक इंडोनेशियाई द्वीप समूह, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, तो इन 3 क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रमुखतः हुआ था। उनमें से जो जो चीनी यात्री आए थे, मतलब पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ, तो उनमें से फाहियान से वो दौर शुरू हुआ था। और सम्राट हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री आया ह्वेनसांग, और उसके बाद कौन आया? इत्सिंग आया। तो ये दोनों, ह्वेनसांग ने एक अपने यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में लिखे, वो पुस्तक कौन सी थी? सी यू की। तो उस पुस्तक में उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ह्वेनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो ह्वेनसांग ऐसा कहता है कि जो नालंदा था वहां पर 80 फीट की ताम्र मूर्ति थी। नालंदा में 80 फीट ऊंची क्या थी? ताम्र मूर्ति थी, गौतम बुद्ध की। ऐसा कौन कहता है? ह्वेनसांग कहता है। और ये मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो पूर्णवर्मन नाम के शासक ने इसका निर्माण करवाया था। तो ह्वेनसांग पूरी नालंदा की अच्छी खासी जानकारी देता है। हालांकि ह्वेनसांग का जो जीवनीकार था व्हीली, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी की जानकारी देता है। कोमल, रेनू, सुमन यादव, हरिराम, कमल अहमद, दीपक, सभी को नमस्कार। तो पूर्णवर्मन जो है उसने ये मूर्ति स्थापित करवाई थी। जो ह्वेनसांग था वो सम्राट हर्षवर्धन को किस नाम से संबोधित करता है? शिलादित्य नाम से संबोधित करता है। और जो ह्वेनसांग है वो ऐसा कहता है कि हर्ष ने 100 गांवों की आमदनी जो है वो नालंदा को स्थायी रूप से दान दे रखी थी। यहां तक कि ह्वेनसांग तो ये भी कहता है
पीवाईक्यू में अलग ही टाइप के क्वेश्चन है, अलग ही टाइप के कौन से क्वेश्चन होते हैं। खैर, तो ह्वेनसांग ये भी कहता है कि हर्ष जो है वो ये मानता था कि वो नालंदा के भिक्षुओं का दास है, और ह्वेनसांग ऐसा कहता है कि हर्ष स्वयं को नालंदा के भिक्षुओं का दास कहता था। ठीक है, तो ये जानकारी कौन देता है? ह्वेनसांग ये जानकारी देता है कि हर्ष ने 100 गांवों की आमदनी जो है वो नालंदा विहार को दान में दी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय का एक शिक्षा के केंद्र में पहला उल्लेख कौन ही करता है? ह्वेनसांग ही करता है। ह्वेनसांग ये कहता है कि सम्राट हर्षवर्धन नालंदा में बहुत गहरी आस्था रखता था, क्योंकि नालंदा महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था और सम्राट हर्षवर्धन जो है वो महायान बौद्ध धर्म में आस्था रखता था। ठीक है, तो ह्वेनसांग ये कहता है कि हर्ष ने वहां जितने भी विहार थे उनके चारों तरफ एक प्राचीर का निर्माण करवाया था, एक दीवार का चारों तरफ निर्माण करवाया था। मैं समझ में ये नहीं आ रहा कि हिस्ट्री वालों को ये नहीं लगता क्या कि नालंदा हिस्ट्री का कोई पार्ट है? तो हिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट वाले उन्हें ऐसा फील नहीं होता कि नालंदा की क्लास हिस्ट्री की ही क्लास है। खैर, तो हर्ष स्वयं क्या कहता था? खुद को नालंदा के भिक्षुओं का दास कहता था। अब आगे बात करते हैं। ह्वेनसांग का जीवनीकार था वीली, वो भी यहाँ के भवनों का विवरण देता है। ठीक है, अब ह्वेनसांग नालंदा आया था और उसने नालंदा में अध्ययन भी किया था। देखो, ये जितने चीनी यात्री आए ये यहाँ पर क्यों आए? ये बौद्ध साहित्य को इकट्ठा करने और बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने आए। तो जब ह्वेनसांग आया था तो ह्वेनसांग को नालंदा में ह्वेनसांग रहा था, तो नालंदा में उसका नाम क्या था? मोक्षदेव उसका नाम था। और वो यहाँ कितने महीने रहा था? 18 महीने ह्वेनसांग यहाँ पर रहा था। उसने यहाँ पर प्रमुख रूप से जिस शास्त्र का अध्ययन किया था वो योग शास्त्र का अध्ययन किया था। और उस समय नालंदा में जो कुलपति हुआ करते थे वो सीलभद्र हुआ करते थे। ये सारी जानकारियां ह्वेनसांग देता है। सीलभद्र के बारे में ये भी ह्वेनसांग जानकारी देता है कि जब सीलभद्र का देहांत हुआ उसके बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि आज जो है वो नौका जो भवसागर से पार ले जाती थी वो नौका समाप्त हो गई। तो सीलभद्र में गहरी दिलचस्पी थी इसकी। जो युआंगचांग ह्वेनसांग का ही नाम है, वो नालंदा को क्या कहता है? बौद्धों का केंद्र कहता है। और नालंदा जो है वो वैसे भी क्या कहलाता है? महायान बौद्धों का ऑक्सफोर्ड कहलाता है। नालंदा जो है वो महायान बौद्धों का ऑक्सफोर्ड कहलाता है। ठीक है, और जब ह्वेनसांग आया तो यहां कुलपति कौन हुआ करते थे? सीलभद्र हुआ करते थे। और ह्वेनसांग ये भी कहता है कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता कौन थे? सीलभद्र जो है वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। अब ह्वेनसांग यहाँ की प्रवेश प्रक्रिया का वर्णन करता है। जैसे आज आपको एंट्रेंस देने पड़ते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, तो वैसे प्रवेश प्रक्रिया यहां पर थी। और द्वार पंडित जो होता था वो परीक्षा लेता था और उस परीक्षा में 10 में से 2 विद्यार्थी पास होते थे। मतलब लगभग कितना परसेंट हुआ? तो रिजल्ट जो है वो 20% रहता था एंट्रेंस एग्जाम में, कि 10 में से 2 विद्यार्थी ही पास होते थे। ह्वेनसांग जब यहां से वापिस गया तो नालंदा के ही एक बौद्ध भिक्षुक थे प्रज्ञादेव। तो प्रज्ञादेव ने उनके लिए वस्त्र भेजे थे। ये सब्जेक्ट का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु ने ह्वेनसांग जब यहां से वापस चला गया तो उसके बाद ह्वेनसांग के लिए वस्त्र भेजे थे। तो प्रज्ञादेव ने ह्वेनसांग के लिए वस्त्र भेजे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखें। अब यहां से आगे चलते हैं कि नालंदा के कुलपति कौन थे? सीलभद्र थे। और ह्वेनसांग ऐसा कहता है कि वो सत्य और धर्म का भंडार थे। ह्वेनसांग सीलभद्र के बारे में ही ये कहता है कि वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। और सीलभद्र ने पुस्तक भी लिखी थी, आर्यबुद्ध भूमि। लिख रहा होगा कहीं, हाँ ये लिखा हुआ। आर्यबुद्ध भूमि पुस्तक किसने लिखी थी? आचार्य सीलभद्र ने आर्यबुद्ध भूमि पुस्तक लिखी थी। जब आचार्य सीलभद्र का देहांत हुआ उसके बारे में ह्वेनसांग ऐसा कहता है कि आज ज्ञान का नेत्र जो है वो बंद हो गया और संसार सागर से जो नाव हमें पार उतारती थी वो नौका नहीं रही, वो नौका समाप्त हो गई। ठीक है, अब उसके बाद 673 ईस्वी के आसपास कौन आया? इत्सिंग आया। और इत्सिंग यहां पर काफी लंबे समय तक रहा, लगभग 10 वर्ष के आसपास वो भारत में रहा। उसके अलावा नागार्जुन, प्रमुख बौद्ध विद्वान थे नागार्जुन, जिन्होंने माध्यमिकारिका लिखा, जिन्होंने शून्यवाद लिखा। वो नागार्जुन जो है वो यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे। आर्यदेव, असंग, दिग्नाग जिन्होंने प्रमाण समुच्चय लिखा, धर्मपाल, सीलभद्र, ये नालंदा के प्रसिद्ध
विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, जिस तरह से हमने तक्षशिला के प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़े थे, उसी तरह हमें नालंदा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व याद रखने हैं। ठीक है, अब यहां से आपके क्वेश्चन आया था, जो स्लाइड आपको सामने दिखाई दे रही है। देखो, पाल शासक थे देवपाल। देवपाल का एक ताम्रपत्र है, मुंगेर ताम्रपत्र। और ताम्रपत्र जो है वो मुख्यतः जो भारत में पुरातात्विक ताम्रपत्र मिले हैं वो किसकी जानकारी देते हैं? दान देने की ही जानकारी देते हैं। तो ये मुंगेर ताम्रपत्र, देखो मैं इससे पहले आपको मैं जनरली बता देता हूं। वैसे ये भारत और भारत से जो भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ था ना, वो इस पूरे क्षेत्र में हुआ था। तो इस क्षेत्र को हम, पूरा क्षेत्र जो बचा, दक्षिण पूर्वी एशिया हम जिसको कह सकते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया। चूंकि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? सुवर्ण भूमि कहा जाता था। ये दो भागों में था वैसे तो। एक तो वो जगह जहां पर चीनी संस्कृति थी, उसकी जगह भारतीय संस्कृति आई, उसे हिंद चीन कहा जाता था। और जो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, मतलब इंडोनेशियाई द्वीप समूह जो है, उसे पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है। तो ये पूरा एरिया दक्षिण पूर्वी एशिया था। तो यहां से भारत के संबंध स्थापित हो चुके थे। अब यहां दक्षिण पूर्वी एशिया में शासक कौन हुआ करते थे? स्वर्ण द्वीप में शासक कौन हुआ करते थे? ये बालपुत्र देव है। ठीक है, बालपुत्र देव शासक हुआ करते थे। तो भारत में क्या हुआ था कि नालंदा पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का प्रभाव आने लग गया था। पाल शासकों के काल तक नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किसके प्रभाव में आ गया था? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के प्रभाव में आ गया था। तो नालंदा में पाल शासक, जो पाल शासक थे बंगाल में उस समय, वो कौन थे? देवपाल। तो सुवर्ण भूमि के यहां के दक्षिण पूर्वी एशिया के शासक कौन थे? बालपुत्र देव। इन बालपुत्र देव ने देवपाल से यह अनुरोध किया कि हम नालंदा में एक तो विहार बनाए, तो उस विहार के लिए जमीन दी थी। और दूसरी चीज, देवपाल ने नालंदा को 5 गांव दान दिए थे। तो यह क्वेश्चन आया था अभी इस बार नेट में कि किस पाल शासक ने नालंदा यूनिवर्सिटी को 5 गांव दान दिए थे? तो किसने दिए थे? देवपाल ने 5 गांव दान दिए थे। और यहां का कुलपति किसको बनाया था? वीरदेव को यहां का कुलपति बनाया था। तो स्वाभाविक सी बात है, पाल शासक जो है वो यहां पे वीसी नियुक्त कर रहे थे, कुलपति नियुक्त कर रहे थे। तो पाल शासकों का प्रभाव जो है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो धर्मपाल ने स्थापित करवाई थी, तो उसका प्रभाव किस पर आ गया था? नालंदा पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का प्रभाव आ गया था। तो ये अभी क्वेश्चन पूछा भी गया है और निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। यह सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि संभवतः, जहां तक मुझे याद है, कि किस पाल शासक ने नालंदा यूनिवर्सिटी को 5 गांव दान दिए थे? तो किसने दिए थे? देवपाल ने 5 गांव दान दिए थे। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नालंदा के विनाश की। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जब अपने शिखर पर थी, उसी समय इस्लामिक अटैक शुरू हो गए थे। 712 ईस्वी से इस्लामिक अटैक शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला इस्लामिक अटैक सिंध पे किया था। ठीक है, फिर वो अटैक लगातार प्रबल होते जाते हैं। कासिम के बाद सुबुक्तगीन, फिर उसके बाद महमूद गजनवी, और फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी। तो जब मोहम्मद गोरी ने तराइन जीत लिया और भारत पर इस्लामिक स्टेट स्थापित कर दिया, मतलब राजपूत सत्ता दिल्ली के सिंहासन से समाप्त हो गई, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और मोहम्मद गोरी ने यहां पर इस्लामिक स्टेट स्थापित कर दिया। मोहम्मद गोरी से पहले जितने जो आक्रमण हुए थे, इरफान हबीब ऐसा कहते हैं कि उन आक्रमणों का उद्देश्य केवल इस्लाम का प्रचार करना और धन लूटना था। लेकिन मोहम्मद गोरी ने यहां क्या स्थापित कर दिया था? इस्लामिक स्टेट स्थापित कर दिया था। रेणु कुमारी, बख्तियार खिलजी ने 1739 में नहीं, 1739 में तो नादिर शाह अटैक करता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी का कमांडर हुआ करता था। और बंगाल और बिहार के अभियान किसने किए थे? बख्तियार खिलजी ने किए थे। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया और नालंदा का विशाल पुस्तकालय जो है उसमें आग लगा दी गई। बौद्ध भिक्षुओं ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो भिक्षु थे, वो सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं मैं लगातार आपको एक चीज कहता हूं, जब भी जिन्होंने मेरी इतिहास
पहले से देखी होगी इतिहास की क्लास, वो बहुत अच्छे से ये जानते होंगे। मैं लगातार एक चीज कहता हूं कि शांति स्थापित करने के लिए युद्धों की आवश्यकता होती है। अगर बौद्ध धर्म अहिंसावादी नहीं होता तो ये बौद्ध भिक्षु जो थे या बौद्ध धर्म के जितने अनुयायी थे वो हाथों में तलवार उठाना जानते और वो जवाब देते उस भाषा में जिस भाषा में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, तो संभवतः नालंदा का विनाश नहीं होता। लेकिन इतिहास इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता कि ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, फिर तो हेमू की आंख में तीर नहीं लगता, अकबर राजा नहीं बनता। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ना कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण में एक बड़ा कारण आवश्यकता से अधिक अहिंसा का पालन था। खैर, तो जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया तो बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कर दिया गया नालंदा यूनिवर्सिटी में, और वो विशाल पुस्तकालय जिसमें 90 लाख पांडुलिपियां थी, जिनको देखने के लिए, जिनको पढ़ने के लिए हवेनसांग तक चीन से और हवेनसांग और इत्सिंग तक चीन से यहाँ की यात्रा करके आए, उस पुस्तकालय को आग लगा दी गई। संभवतः वो सारा साहित्य आज होता उपलब्ध तो निश्चित रूप से हम बहुत सारा प्राचीन भारत के बारे में और रिसर्च कर चुके होते और बहुत सारा ज्ञान हमें और होता, और एक और बेहतरीन सौभाग्य आपको प्राप्त होता कि आपको और एक और वृहत स्तर पर, मतलब कुल मिला के 2-4 किताबें कम से कम और आपको इतिहास की, प्राचीन भारत के इतिहास की पढ़नी पड़ रही होती। कुल मिला के नालंदा का विनाश किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया, नालंदा को ध्वस्त कर दिया गया, पुस्तकालय को आग लगा दी गई, बौद्ध भिक्षुओं को कत्ल कर दिया गया और नालंदा का पतन हो गया। अब नालंदा के दोबारा पुनरुत्थान के प्रयास हुए कि वो इतिहास प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जिसका गौरव ध्वस्त कर दिया गया उसको वापस से स्थापित किया जाए और उसके पुनरुद्धार का विचार देने वाले सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे। उन्होंने सबसे पहले ये विचार दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार होना चाहिए। फिर 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और 2012 में अमर्त्य सेन जो थे उनको यहाँ का पहला चांसलर बनाया गया, पहला वीसी बनाया गया नालंदा यूनिवर्सिटी का। अब नालंदा मैंने पहले भी कहा था एग्जाम से पहले कि नालंदा यूनिवर्सिटी में से क्वेश्चन आएगा, ये तय मानना। उसकी वजह यह थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी चर्चित इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी का वापस उद्घाटन किया है, तो इसलिए यह चर्चित है। और मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जाम पर गवर्नमेंट का इफेक्ट होता है, हुकूमत यह चाहती है कि आप उनके बेहतरीन कार्यों को जानें। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहां पर क्वेश्चन दोबारा भी आएगा। 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नालंदा परिसर की आधारशिला रखी गई, लेकिन हाल ही में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा उद्घाटन किया। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई भारी भरकम आवश्यकता थी, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी आधारशिला रख चुके थे। अब जरूरत है बेहतर काम की, तो उद्घाटन होता या ना होता, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनरुद्धार के लिए विशेष सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है। न केवल उद्घाटन करने से सब कुछ हो जाएगा, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को वो गौरव दिलाना है जो प्राचीन भारत के इतिहास में था, तो उसको सरकार को उसके लिए केवल उद्घाटन और बतौलेबाजी नहीं वरन कार्य करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि हम तो केवल भारतीय इतना चाहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का वैश्विक नाम हो, पूरी दुनिया के इतिहास में नालंदा यूनिवर्सिटी एक बेहतर विश्वविद्यालयों में गिनी जाए। खैर, माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन कर चुके हैं और अब उम्मीद यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को निश्चित रूप से फिर दोबारा वो गौरव प्राप्त होगा। तो ये सारी जानकारियां नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थी। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको किसी जनरल बुक में मिलेगा, किसी भी तरह की में, तो इससे बाहर आप पढ़ने की कोशिश भी, फिर पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, आप कहीं तक पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने मेरी तरफ से नालंदा पर अच्छा खासा कंटेंट तैयार करके आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ ये सेशन हमारा पूरा होता है। इससे आगे की चर्चा जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव। आप सभी सेशन के बारे में अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।